हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2020 एंड जेई मेंस। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं डायपोल मोमेंट एंड फिजान्स रूल। इस वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट एंड फिजान्स रूल विद इन सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि वीडियो को आप अच्छी तरह समझ सकें, ट्रिक्स को अप्लाई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को बेसिकली न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायपोल मोमेंट होती क्या है? इट इज़ बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्यू फॉर चार्ज, डी फॉर डिस्टेंस। अब आती है बात, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करी? अब पॉलिंग साइंटिस्ट था, इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, उसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डी बॉय। इसको ब्रैकेट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डी बॉय इज इक्वल टू 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर और 3.3 × 10⁻−10 सेंटीमीटर। ये छोटे सा कंसेप्ट था, बट नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं? अब एक ट्रिक है हमारे पास। जितना ज़्यादा EN डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा एटम्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा या उतना ही ज़्यादा पोलर नेचर होगा। एग्जाम में आ सकता है, बताओ विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट और विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पोलर नेचर। तो उसके लिए ट्रिक हमें याद रखना है, जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही पोलर नेचर ज़्यादा होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास HF है, HCl, HBr एंड HI। तो ये तो पता ही है आपको, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 होती है, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा HF में आ रहा है, फिर HCl में आ रहा है, फिर HBr में, फिर HI में। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही इनमें पोलर नेचर ज़्यादा होगा, उतना ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों तो उनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स हैविंग नो चार्ज, जिनमें कोई चार्ज नहीं आएगा। नॉन पोलर जिनमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जैसे हम N2 की बात करेंगे तो N में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जितनी फोर्स ये वाला एन खींच रहा है उतनी फोर्स ये भी खींच रहा है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0 होगी। इस तरह हम O2 की बात करेंगे, O2 में भी क्या है, इसमें 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड आता है, तो जितनी फोर्स ये वाला एन खींच रहा है उतनी फोर्स से ये वाला O खींच रहा है, तो इनमें नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 आएगी। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जब हम कह सकते हैं सेम एटम, जैसे O2 है, N2 है, F2 है, Cl2 है, इन सब की डायपोल मोमेंट 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें 2 तरह से करना है। फर्स्ट इज अगर सेंटर एटम, एग्जांपल समझते हैं इसको पहले। अगर हम बात करें CH4 की, BeCl2 की, CO2 की, CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 में एटम क्या होते हैं, अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये तो पता ही है आप लोगों को। चलिए एक ट्रिक बताता हूँ पहले आपको। अगर सेंटर एटम के आसपास सराउंडिंग एटम सेम हो, अगर सेंटर एटम के आसपास सराउंडिंग एटम सेम हो और सेंटर एटम के पास लोन पेयर भी ना हो, 0 लोन पेयर हो, तो उस केस में डायपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पता चल रहा है कि इसमें डायपोल मोमेंट 0 है। इसी तरह हम CO2 की बात कर लें तो CO2 में क्या होगा, ये अगर हम CO2 देखें तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। दोनों सेम में जितनी फोर्स ये खींच रहा है उतनी फोर्स ये भी खींच रहा है, इसमें कोई चार्ज आएगा नहीं, तो डायपोल मोमेंट 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा सेंटर एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 ये ले रहा है, 2 ये ले रहा है, फ्री कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इट मीन्स डायपोल मोमेंट 0 होगी क्योंकि लोन पेयर 0 हैं। इसी तरह अगर हम बात करें
BeCl2 की एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। इसी तरह फ्रेंड अगर देखें, अगर हम देखें BCl3, BF3, IF7, SF6, PCl5, इन सब में इस एटम सराउंडिंग एटम सेम है, इन सब में लोन पेयर जीरो हैं, इसलिए इनकी डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लोन पेयर हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, जीरो नहीं होगी, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। जैसे हम अगर बात करें वाटर की, SO2 की, इसको बना के देख लेते हैं। अगर हम वाटर की बात करते हैं, अगर हम SO2 की बात करते हैं, वाटर को बनाएं अगर हम, तो वाटर बेंड शेप होती है, आप लोगों को पता ही है। आप बेंड शेप ना भी बनाएंगे, ऐसे जो आपको आता है बेसिक, उसको भी बना सकते हैं। अब अगर वाटर में देखें तो वाटर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने गेन कर दिए, बट इसमें क्या है, इसके खुद के पास 2 लोन पेयर हैं। तो इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें लोन पेयर हैं। इसी तरह SO2 की बात करें तो SO2 में भी क्या होगा, लोन पेयर, SO2 में भी क्या है, लोन पेयर है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, ये पता ही आपको। इसमें लोन पेयर है तो इसमें भी जो डाइपोल मोमेंट जो है जीरो नहीं होगी। अब जीरो क्यों नहीं होगी? सेम रीज़न, क्योंकि इसमें भी क्या है, लोन पेयर है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास NH3 है, ये NF3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, NH3, NF3, इनको ध्यान से देखना आप लोगों ने। अगर हम NH3 की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है, ये इस तरह H बना दिया हमने। ये अगर F की बात करें, ये आपका F है, ये F है और ये F है। चलिए आप मुझे बताइए, इनके पास अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, किसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो एरो उस तरफ आता है, तो टेल आती है जिनकी उसकी तरफ, जिसकी तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है। इसी तरह हमने यहाँ ड्रॉ किया और हमने यहाँ पे इस तरह ड्रॉ किया। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, ये भी इसको दे रहा है, तो यहाँ पे 3 चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव, पार्शियल 3 नेगेटिव। बट इस केस में देखिए हम फ्लोरीन वाले केस में, फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो होगा क्या, ये यहाँ चला जाएगा एरो, ये वाला एरो यहाँ चला जाएगा, ये वाला एरो यहाँ चला जाएगा। तो इस केस में होने वाला क्या है, इसमें से 3 जगह इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ पे Δ3 नेगेटिव। तो फ्रेंड यहाँ देखिए Δ3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो इधर चार्ज ज़्यादा है तो इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। आई थिंक समझ आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने ऐसी एग्जांपल बनाई है बहुत सारी आप लोगों के लिए, आप लोग देख लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। अब एक और ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोगों के काम आएगा, जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर हों उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होती है। अगर हमारे पास HF है, वाटर है, NH3 है, तो एग्ज़ाम में आ जाए विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो आप लोग देखेंगे जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होंगे उनमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन में 2 हैं, नाइट्रोजन में 1 है, तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतनी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है। चलिए अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिस कंपाउंड बेंजीन रिंग होगी उन कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं। उसका सिंपल सा ट्रिक है कि जिसमें जितना ज़्यादा एंगल होगा उसमें उतनी कम डाइपोल मोमेंट होगी, जितना एंगल ज़्यादा उतनी डाइपोल मोमेंट कम। हमें कुछ नहीं, एक डॉट लेना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, एंगल देखना है। ये मैंने डॉट लिया और लाइनें ड्रॉ कर दी यहाँ से, तो एंगल देखिए, इसका एंगल अप्रॉक्सीमेट 90 से कम है, ये 120 बन रहा है, ये 180 बन रहा है, तो जितना एंगल ज़्यादा उतनी डाइपोल मोमेंट कम। यहाँ एंगल 180 है, सबसे कम डाइपोल मोमेंट, यहाँ 120 थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। सबसे एंगल कम है इसलिए डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। अगर हमें देखना हो तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 वाले की, देन सेकंड वाले की, फिर लास्ट में थर्ड वाले की। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, इसको बना लेते हैं बेंजीन रिंग 3 समझने के लिए। चलिए देखते हैं, मैंने बना दी हैं 3।
तो क्या करना है, अगर ये इसको हम अगर फर्स्ट ले लेते हैं, इस वाले को, इसको सेकंड रखते हैं और इस वाले को थर्ड रखते हैं। इनके लिए एंगल कैसे पता करेंगे? सेंटर में डॉट रखा, इनको लाइन इंक्रीज कर दी, एंगल बन गया। इसी तरह यहाँ पे रखा आपने, ये बन गया एंगल। इसी तरह आपने ये बन गया एंगल। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि डायपोल मोमेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा की। जितना एंगल कम उतनी डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो एंगल यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह एक और आपने एक रूल याद रखना है कि डायपोल मोमेंट जो है, अगर थीटा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो उस केस में डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती है। जैसे इस केस में डायपोल 180 डिग्री था एंगल, तो डायपोल जीरो। बट अगर हम यहाँ देखें, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो है या किस में जीरो नहीं है। जैसे आपको बताया मैंने, ये 180 डिग्री है, इनको ज्वाइन करें 180 डिग्री, ये ज्वाइन करें तो 180 डिग्री। चलिए फ्रेंड, आप ट्राई करिए कि इनमें से किसकी जीरो होगी, किसकी जीरो नहीं होगी। अच्छा, आप देखिए, आपको देखिए फ्रेंड्स, ये तो डायपोल जीरो होगी इसमें। अब आप में से बहुत सारे लोग इसको भी जीरो डायपोल लगाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको याद होगा, ओ में लोन पेयर होते हैं, आपको बताया था जिसमें लोन पेयर हैं उसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। तो न्यू वाले केस में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी क्योंकि इसमें लोन पेयर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आप लोगों के लिए, जिसमें OH हो, OR हो, SH हो, आप इसको OCH3 भी लिख सकते हो, OC2H5 भी लिख सकते हो। जब भी ऐसा केस होगा, इवन एट 180 डिग्री डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस ट्रांस के बारे में। तो ये देखिए, ये जो ग्रुप है, ये दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, ये सेम साइड लगे, इसको बोलेंगे सिस फॉर्म। अब ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ट्रांसफॉर्म। अब इनको कैसे करना है? अब देखिए, ट्रांसफॉर्म फॉर्म में क्या होता है, एक रूल याद रखें कि ट्रांसफॉर्म की जनरली डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो होती या कम होती सिस से। तो याद रखें, सिस फॉर्म ऑलवेज मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ केस सिस फॉर्म की डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ट्रांस है। अब कैसे बचा ट्रांस है कि ग्रुप अगर अपोजिट साइड लगेंगे ट्रांस है, ग्रुप अगर सेम साइड लग रहे हैं सिस है, तो ट्रांस की डायपोल मोमेंट हमेशा कम होती है। ट्रांस की डायपोल मोमेंट हमेशा कम होती है सिस से। या तो ट्रांस की जीरो होगी मेजॉरिटी केस में, या कम होती है। बट मोस्ट ऑफ द केस सिस हैव मोर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब नया टॉपिक। अब एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, कोवलेंट नेचर इन आयनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान। चलिए देखते हैं। फेजांस रूल। फेजांस रूल क्या है? किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है उसको हम देखने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए हम फेजांस रूल यूज़ करते हैं। फेजांस रूल सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक कैटाइन जब अनाइन की तरफ अप्रोच होगा, जब एक कैटाइन अनाइन की तरफ अप्रोच होगा, तो वो कैटाइन क्या करेगा, अनाइन को अपनी तरफ खींचेगा। अब अनाइन और कैटाइन आपस में पास आ रहे हैं, अनाइन जो है वो कैटाइन की तरफ डीपोलराइज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन एंड अनाइन। अब कैटाइन ने क्या किया, अनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, अनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। इस पावर को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। हमें इतना डिटेल में जाना नहीं है, हमें नीट 2020 को क्रैक करना है। तो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड, आपको अगर फेजांस रूल भूल जाए तो आप याद रखें, आयनिक कंपाउंड की जो कंडीशंस थी उसकी अपोजिट कर दो तो ऑलमोस्ट वो आपके फेजांस रूल बन जाएगा। वहाँ कंडीशन थी, अगर आपको याद होगा आयनिक कंपाउंड में, वहाँ कंडीशन थी लार्ज कैटाइन स्मॉल अनाइन। यहाँ पे क्या है फर्स्ट कंडीशन? यहाँ फर्स्ट कंडीशन है स्मॉल कैटाइन। अगर कैटाइन जितना छोटा होगा उसकी उतनी पावर होगी कि अनाइन को वो अपनी तरफ खींच सके। कैटाइन जितना छोटा होगा वो उसके उतनी ज़्यादा पावर होगी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सके, वो उनको पोलराइज कर सके, उसमें उतनी ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो याद रखें, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटाइन, ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर, एंड हेंस
मोर इज़ द कोवलेंट कैरेक्टर। भाई साइज जितना छोटा उतनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो एक ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो अगर हम देखेंगे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो साइज जिसका छोटा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसमें, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो बेरिलियम की बात, पहले बेरिलियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ये होगा आपका कोवलेंट कैरेक्टर। कि मान लो आपको यही क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपको, तो पूछा जाए आपसे कि बताओ इनमें आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो वो ऑर्डर उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा बेरिलियम हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। सीरीज़ की बात कर रहा है या पीरियड की बात कर रहा है, तो साइज़ किसमें छोटा है? साइज़ स्मॉल है सिलिकॉन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। भाई साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, तो कहेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर कल को बोले आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो उसका ऑर्डर उल्टा कर देंगे। वो क्या होगा? सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उल्टा वहाँ वही सेम कंसेप्ट, लार्ज एनाइन। आयनिक बॉन्ड में क्या था? स्मॉल एनाइन, यहाँ पे लार्ज एनाइन। साइज इतना ज़्यादा होगा एनाइन का, वो उतनी उसमें न्यूक्लियस और आउटर शेल में अट्रैक्शन कम होगी, और उतना ही ज़्यादा वो पोलराइज, उतना ही ज़्यादा वो कैटायन की तरफ जा पाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी? पोलराइजेबिलिटी, और उतना ही ज़्यादा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आपको याद रखना है एनाइन का साइज़ जो है वो लार्ज होना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें लिथियम, ये LiI, LiBr, LiCl, LiF, तो क्या करेंगे? अब आप देखेंगे साइज किसका ज़्यादा है? आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? Li वाला, फिर LiBr वाला, फिर LiCl, फिर LiF। जैसे अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? LiBr, Li का, फिर LiBr का, LiCl, LiF। सेम यहाँ पे भी है, आयोडीन वाला ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, देन फ्लोरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रिक है, वो भी बड़ा आसान है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। चाहे वो कैटायन पे हो, चाहे वो एनाइन में हो, उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अगर हम देखें तो F पर 1 नेगेटिव है, O पर 2 नेगेटिव है, N पर 3 नेगेटिव है। तो N पर 3 नेगेटिव है तो चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा आएगा आंसर आपका नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन वाला। इसलिए यहाँ देखें, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है। तो चार्ज यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर से ज़्यादा होगा सिलिकॉन वाले का, फिर एल्युमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। इसी तरह एक और है हमारे पास लास्ट कंडीशन, कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। बट जिस कैटायन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उनमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनर गैस कन्फिगरेशन। अगर हम कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लें, तो कॉपर पॉजिटिव बनाए और सोडियम पॉजिटिव बनाए, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे 8 आ रहे हैं। इसमें डी में ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा कोवलेंट होगा और ये आयनिक होगा। सो फ्रेंड, दिस वाज माई वीडियो। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।